देखो जो अब हमारा है एनिलीन, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हम देखेंगे, ठीक है। हमारा ये चैप्टर मेजरली एंडिंग में ही है। इसका एक लेक्चर मैं नेक्स्ट वीक से ही नया चैप्टर स्टार्ट करूंगी। अभी कल इसीलिए मैंने थोड़ा सा पोर्शन बचा के रखा है कल के लिए, तो आज जितना हो सकता है वो करते हैं, कल चैप्टर खत्म हो जाएगा तो तुम्हारे ऑर्गेनिक के बेसिकली मेजर चैप्टर्स जो हैं वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हम देखते हैं। तो जब भी हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं तो हम हमेशा किसकी बात करते हैं, बेंजीन रिंग में होता है, ठीक है, बेंजीन रिंग में। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं कौन से, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स है ना। तो यहाँ पे हमारा NH2 ग्रुप भी एडेड है, ये एनिलीन के साथ हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे। ध्यान रखना क्लास 11 से तुम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ रहे हो, हमेशा यहाँ पे हम लोग बेंजीन रिंग और ये इनके केस में ही होते हैं। क्या होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, जो भी हाइड्रोजन होता है पैरा मेटा या ऑर्थो पोजीशन का, उसकी सब्स्टिट्यूशन होती है। इसको सब्स्टिट्यूशन क्यों बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन इसलिए बोलते हैं, देखो ध्यान से, कि इलेक्ट्रोफाइल आता है, H को हटाता है और अपने आप को सब्स्टिट्यूट करता है। सब्स्टिट्यूशन क्यों बोलते हैं ये भी होना चाहिए। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नाम क्यों होता है, किसी का पीछे जो लॉजिक है, इलेक्ट्रोफाइल आता है, पहले हम इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के बाद क्या होता है कि जो ऑर्थो पोजीशन या मेटा पोजीशन या पैरा, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्टिंग नेचर ऑफ द कंपाउंड, जैसे COH है तो क्या होगा, NH2 है तो क्या आएगा, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल को हटाते हैं। मतलब कि ये जो जैसे कि H है तो यहाँ से ये हटेगा, तो ये सब्स्टिट्यूट होता है और ये इलेक्ट्रोफाइल जाके जुड़ जाता है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो रही है बेसिकली किसके साथ, H के साथ, ठीक है, यही था। अब देखो जो NH2 का रेजोनेंस स्ट्रक्चर है उससे हमें साफ क्लियर है, बार बार मैं बनाती हूँ। NH2 डोनेटिंग, ये बहुत बढ़िया प्लस M ग्रुप है, NH2 प्लस M प्लस R दिखाता है इसकी, ये डोनेट करता है रिंग को ऐसे। ये NH2 बताओ ये कैसा नेचर दिखाएगा हमें, नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ये देखो ये होगा, ये हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब तुम साफ देख पा रहे हो कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, नेगेटिव चार्ज वाला क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये हमारा होता है ऑर्थो, ये वाले दोनों ऑर्थो होते हैं हमारे, ये होता है हमारा मेटा और ये होता है हमारा पैरा पोजीशन। तो तुम देख रहे हो कि जो नेगेटिव चार्ज है, मतलब कि नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, रेजोनेंस है वो हमारे पास कहाँ पे स्टेबलाइज्ड है, नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आ रहा है, ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। तो ये कैसा ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। पहली बात तो ये हुआ, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रॉन मेटा पे नहीं आ रहा है ना भाई, मेटा पे कहाँ पे आ रहा है, नेगेटिव चार्ज दिख रहा है क्या कहीं पे, हर रेजोनेंस स्ट्रक्चर में देखो, हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहाँ पे नेगेटिव, ऑर्थो पोजीशन, पैरा, ऑर्थो। तो ये हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है एनिलीन के केस में जब हम स्टडी करते जाते हैं। अब देखो इसकी सबसे पहले हम ब्रोमिनेशन वाली जो रिएक्शन है वो देखते हैं। ब्रोमिनेशन या हेलोजनेशन वाला जो भी है, यहाँ पे हमारे पास है NH2, NH2 और ये ग्रुप, ये ऑर्थो, ये यहाँ पे ये है, ये मैंने बस बताया ऑर्थो पैरा डिटेक्टिंग में। अब सामने यहाँ पे आएगा हमारे पास Br2। तो बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जो जनरेट होता है वो क्या होता है हमारे पास, ब्रोमीन वाटर भी लिखा हो सकता है या Br2 लिखा है ना, कुछ भी लिखा हो सकता है, ब्रोमोनियम आयन बनता है, यही बनता है ना इलेक्ट्रोफाइल, ब्रोमोनियम आयन, ये हम लोग को पहले चैप्टर से पढ़ना। इलेक्ट्रोफाइल तो पता चल गया। अब क्या होता है कि इसमें जो, अब लॉजिकली देखा जाए तो प्रोडक्ट ये बनना चाहिए, ऑर्थो या पैरा,
ऑर्थो पोजीशन में ब्रोमीन लगता या पैरा पोजीशन पे लगता, यही होना चाहिए था प्रोडक्ट, ऑर्थो या पैरा बनना चाहिए था। लेकिन इसमें होता क्या है कि जब हम NH2Br2 या ब्रोमीन वाटर के साथ ऐड करते हैं तो जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है ब्रोमीन, और यहाँ पे जो हमारा बनता है प्रोडक्ट वो होता है ये, याद रखना ये बात। ट्राई ब्रोमो एनिलीन यहाँ पे हमारा बनता है और HBr निकलेगा, 3 HBr निकलेंगे, याद रखो। यहाँ पे हमारा ये ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनता है, ट्राई ब्रोमो एनिलीन। देखो लॉजिकली सोचो तो यहाँ पे हमारा, हम कैरी आउट कर रहे हैं हैलोजिनेशन, तो हमारा यहाँ पे बेसिकली Br पॉजिटिव है इलेक्ट्रोफाइल, तो या तो ये ऑर्थो पोजिशन में, मैंने बताया ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो ऑर्थो पोजिशन पे या पैरा पोजिशन पे जाकर सब्सटीट्यूट होना चाहिए। लेकिन जो हमारा यहाँ पे बनता है वो होता है ये ट्राइब्रोमो एनिलीन। क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो यहाँ पे इसकी रिएक्टिविटी है NH2 के कारण, यहाँ पे जो रिएक्टिविटी है इस रिंग की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हाई रिएक्टिविटी ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी ऑफ NH2 ग्रुप। यहाँ पे जो लॉजिक बताया गया है केमिस्ट लोगों के द्वारा कि ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी, ये जो रिंग है वो बहुत एग्रीगेट हो जाता है, किसके कारण? जो यहाँ पे NH2 ग्रुप है, ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी ऑफ NH2 ग्रुप। यहाँ पे NH2 ग्रुप के कारण ये जो रिंग है वो एक्टिवेट हो जाता है, ज्यादा एग्रीगेट हो जाता है, सारे पोजीशंस इक्वली रिएक्शन के लिए सुटेबल हो जाता है। क्यों? ये जो NH2 ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है उसके चक्कर में। तो कभी भी तुम्हें ब्रोमिनेशन कराने दे दिया, यहाँ पे ये ब्रोमोनियम आयन जो जनरेट होता है इलेक्ट्रोफाइल, तो यहाँ पे तुम हमेशा ट्राई ब्रोमो एनिलीन फॉर्म करोगे। यहाँ पे हमेशा ट्राई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट फॉर्म होता है, मतलब हेलोजनेशन का केस बता रही हूँ। और जो निकलेगा यहाँ पे क्यों होता है, कोई पूछे तो बोल देना कि ड्यू टू दी high reactivity which is given by NH2 group, the ring gets activated to a large extent। जो रिंग है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है, इसके चक्कर में यहाँ पे ये हो जाता है ट्राइब्रोमो एनिलीन। ठीक है, इसका जो कलर होता है वो होता है यहाँ पे हमारे पास व्हाइट PPT। ये कैसा होता है? जो हमारे ट्राइब्रोमो एनिलीन है ये हमारा व्हाइट PPT की तरह फॉर्म होता है। ठीक है, ये व्हाइट PPT जो ट्राइब्रोमो एनिलीन है वो व्हाइट PPT की तरह हमें दिखता है। अब सवाल उठता है कि मैम क्या हम कभी भी मोनोब्रोमिनेशन नहीं करा सकते क्या? मोनोब्रोमिनेशन, अब यहाँ तो ट्राई बन गया, अब कोई पूछा कि मैम यहाँ मोनोब्रोमिनेशन पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ एक ब्रोमीन लगे, तो वो भी करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम लोगों को कुछ अलग तरीके से प्रोसीड करना होता है। देखो ये है फॉर मोनोब्रोमिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है, देख लेना। फॉर मोनोब्रोमिनेशन मोनोब्रोमिनेशन, अब मोनोब्रोमिनेशन के लिए क्या है कंडीशन वो देखते हैं। देखो जो पूरा का पूरा कहानी हो रहा था वो हमारा इसलिए हो रहा था क्योंकि यहाँ पे जो NH2 है ये बहुत ज्यादा एक्टिवेटिंग है, रिंग को एक्टिवेट कर रहा है, रिएक्टिविटी। अब हम अगर इसके लोन पेयर को ही बिजी कर दें, अगर हम इसको ही बिजी कर दें तो इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी और मोनोब्रोमिनेशन हो जाएगा। मैं क्या बोल रही हूँ, देखो यहाँ पे ट्राई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था, सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था। उसके पीछे का लॉजिक बताया गया है कि जो NH2 ग्रुप है वो बहुत ज्यादा एग्रीगेट कर देता है रिंग को, और तीनों पोजिशन इक्वली रिएक्शन के लिए इक्वल होते हैं। अब बस सवाल उठता है कि इसकी रिएक्टिविटी को अगर हम कम कर दिए, जो NH2 ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है अगर हम उसकी रिएक्टिविटी को कम कर दिए तो यहाँ पे हमारा मोनोब्रोमिनेशन या मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट फॉर्म करना ईजी होगा। तो क्या करते हैं इसमें, इसमें हम एसिटाइलेशन करते हैं। एसिटाइलेशन पहले, एसिटाइलेशन पहला स्टेप क्या करते हैं, एसिटाइलाइजेशन। ये मैंने बता रखा है, अभी ही बताया था। NH2 ग्रुप है हमारे पास यहाँ पे, जब हम इसको एसिड एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट करते हैं, मतलब कि ये CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O CH3, इसके साथ अगर हम ट्रीट किया, एसिड एनहाइड्राइड अभी बताया था, तो क्या करता है इसका नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाके हमारा ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इसके ऊपर अटैक मारता है और यहाँ से हमारा ये लीव कर जाता है। यही होता था ना, यही होता था। क्या होता था, NH2 यहाँ पे कार्बन डेल्टा पॉजिटिव है, ये O नेगेटिव जाएगा, यहाँ से आएगा वापस और ये लीव कर जाता था। तो हमारे पास जो बनेगा वो होगा ये NH अमाइड बनेगा यहाँ पे, देखो NHCOH CH3 ये बनेगा यहाँ पे। अब देखो ये जो लोन पेयर है
ये जो लोन पेयर है, अब देखो ये बिजी हो गया, अब ये इसके साथ भी कॉन्जुगेशन कर सकता है, यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन कर सकता है। NH2 के केस में हम लोगों ने ये क्यों करवाया, देखो यहाँ से CH3OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो निकल जाएगा। ध्यान से देखो, मैंने बोला पिछले पेज में कि हमारी ये जो रिंग है ब्रोमिनेशन कराने हम चलते हैं तो यहाँ पे ब्रोमोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है और ये तीनों जगह पे सब्सटीट्यूट हो जाता है, ट्राई ब्रोमो एनालिन फॉर्म होता है, जबकि विच इज अ वाइट पीपीटी। जबकि यहाँ पे हमने देखा है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, तो ये ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन फॉर्म होना चाहिए या तो पैरा ब्रोमो एनिलीन, बट यहाँ पे ट्राई बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि NH2 की हाई रिएक्टिविटी के कारण ऐसा लॉजिक दिया गया। अब क्या किया मैंने नेक्स्ट, ये किया कि इस केस में ट्राई सब्सटीट्यूटेड बनता था। अब जो इसका लोन पेयर है, अब इसी को ही इसकी रिएक्टिविटी कम कर दो ना, इसकी रिएक्टिविटी कम कर दो, जो लॉजिक है इसकी रिएक्टिविटी कम कर दो और मोनोब्रोमिनेशन की तरफ चलो। रिएक्टिविटी कैसे कम कर दिया है हम लोगों ने एसिटाइलेशन कराया, जो मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था कि हमारे पास यहाँ पे एसिड एनहाइड्राइड है, इसको ट्रीट करने से जो नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, कार्बन पे अटैक मारता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, वापस से बैक अटैक और ये लीव कर जाता है, ये पूरा का पूरा ये लीव कर जाता है CH3COH। यहाँ पे कहानी ये हो गया। अब हमारे पास ये है NHCOCH3, ये फॉर्म हो गया। अब देखो इसका जो लोन पेयर है, अब ये इसकी रिएक्टिविटी इतनी नहीं है रिंग की तरह। क्यों नहीं है? क्योंकि वो रेजोनेंस इधर तो करेगा ही, साथ में वो इधर भी करता है, वो इधर भी कर रहा है। देखो यहाँ पे ये CO नेगेटिव, वापस से ऐसे, फिर कभी इधर भी आ रहा है। तो अब वो अब मल्टी ओरिएंटेड है, अब वो एक सिंगली ओरिएंटेड नहीं है। पहले तो इसके पास कुछ काम नहीं था, वो बस रिंग के साथ बार बार कॉन्जुगेशन कर रहा था और इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा रहा था। अब क्या कर दिया हम लोगों ने, ये लोन पेयर को क्या कर दिया, बिजी कर दिया। बिजी कर दिया किसके साथ, इसके साथ, ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में ले रहा है ना, बिजी कर दिया। अब इसकी रिएक्टिविटी उतनी नहीं रह गई जितनी इसकी थी, अब इसकी रिएक्टिविटी उतनी नहीं रह गई जितनी इसकी पहले थी। अब जब हम इसमें ब्रोमीन डालेंगे तो क्या होता है, हमारा यहाँ पे पैरा प्रोडक्ट बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि NH3 डबल बॉन्ड OCH3 है, यहाँ पे हमारा ये पैरा ब्रोमो बनेगा, यहाँ पे हमारा ये पैरा ब्रोमो बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि यहाँ पे अगर ऐड हुआ तो ये इसका स्टेरिक बहुत बढ़ जाएगा। अगर तुम सोचोगे कि मैम यहाँ पे क्यों नहीं ऐड करा रहे हो, यहाँ पे भी तो ऐड हो सकता है, ये वाले पोजीशन पे भी यार, तो स्टेरिक बहुत बढ़िया, यहाँ पे ये स्टेरिक हो जा रहा है। स्टेरिक क्यों हो रहा है? क्योंकि ये बहुत भारी सा ग्रुप लगा हुआ है और तुम सोचो कि मैम यहाँ पे ब्रोम, तो वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा। फॉर्म हो सकता है बट वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि स्टेरिक रिपल्शन वगैरह का सीन हो जाएगा। ये ऑलरेडी स्टेरिक मतलब क्या होता है, भारी होता है, तो ये बहुत ज़्यादा भारी ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, बगल में ब्रोमीन आके लगे, अच्छा थोड़ा ना लगेगा। और यहाँ पे दूसरा एक फैक्टर और भी है कि यहाँ पे हमारा ये पैरा ग्रुप के साथ क्या होता है, सिमेट्री होता है, सिमेट्रिकल होता है ना, सिमेट्री भी सपोर्ट करता है इसको, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे ये हुआ। अब जब तुम इसकी हाइड्रोलिसिस करा दोगे H2O के साथ, तो यहाँ पे हमारा ये वापस एनिलीन में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पे हमारा मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है, ये NH2, ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। और मोनोब्रोमिनेशन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बार बार बहुत बार यूज होगा क्योंकि ये थोड़ा अलग दिखाता है बिहेवियर। हमेशा ट्राइब्रोमो फॉर्म करके आओगे अगर सिंपली लिखा है। अगर साथ में कुछ ऐसा टाइप का ग्रुप लिख दिया है, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटाइलेशन, कुछ भी ईस्टर या कुछ भी लिख दिया, तो तुम क्या करोगे, इसको जनरली यही लेगा, तो तुमको क्या करना है कि तुमको उसको पहले रेस्ट्रिक्ट कर देना है। ये क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा है, देखो इसको क्रॉस कॉन्जुगेशन बोलते हैं, डबल कॉन्जुगेशन या क्रॉस कॉन्जुगेशन। ये दोनों के साथ कॉन्जुगेशन दिखा रहा है, ये यहाँ पे जा रहा है, फिर कभी इसके साथ भी जा रहा है, लेकिन अब वो रिंग को पूरे टाइम अवेलेबल नहीं है। इसके केस में रिंग को पूरे टाइम अवेलेबल था इसका लोन पेयर, इसीलिए इसकी रिएक्टिविटी बहुत बढ़िया थी। इसके केस में वो पूरे टाइम अवेलेबल नहीं है, उसको कभी कभी इसके साथ भी कॉन्जुगेशन करना है, सबसे बड़ा है। तो इसका जो लोन पेयर है वो अब बिजी हो गया है पूरे टाइम, वो हमेशा रिंग के लिए अवेलेबल नहीं है कि जब चाहे तब आ जाओ। तो जब ब्रोमीन आता है तो उसको दिखता है कि इसकी रिएक्टिविटी इतनी अच्छी है नहीं, तो वो ऑर्थो या पैरा पे आ सकता है। ऑर्थो पे इसलिए नहीं आता है क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक रीजन के कारण, स्टेरिक रीजन इसको प्रोमोट नहीं करते कि ब्रोमीन जाके यहाँ पे अटैच हो जाए, सपोर्ट नहीं करता है। तो जो ब्रोमीन है वो पैरा पोजिशन पे अटैच होता है और यहाँ पे ये हमारा सिमेट्री भी सपोर्ट करती है। पैरा पोजिशन के कंपाउंड्स जो मैं जितने भी बार बताई हूँ उसमें मैंने बोला था कि वो सिमेट्रिकल होते हैं, तो उसको सिमेट्री भी सपोर्ट करते हैं, तो उस केस में हमारा यहाँ पे ये बन जाएगा। ठीक है, कभी भी ये वाला चीज को याद रखना, कोई भी ऑर्थोपैरा प्रोडक्ट फॉर्म करके नहीं आएगा, हमेशा ट्राइब्रोमो होते हैं। ये एसिटाइलेशन वाला जो पार्ट है वो मैंने बता रखा है अभी, फर्स्ट रिएक्शन में ही बताया था, रिएक्शन ऑफ अमाइन विथ ईस्टर एसिड क्लोराइड एंड एनहाइड्राइड के साथ जब हम करते हैं तो हमारा एमाइड फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये एमाइड NHCO होता है ना फॉर्म, तो उसको अमाइड ही बोलते हैं। इथेनोइक एनहाइड्राइड हम लोगों ने लिया था इस केस में,
ठीक है। अब जो है हमारे पास है वो है सल्फोनेशन। अदिति कहाँ चले गई थी तुम? एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गया, मैं उसको रिपीट कर दूंगी ऑल्दो, बट ये सल्फोनेशन करा देते हैं पहले। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे NH2 ग्रुप, यहाँ पे हम कॉन्क H2SO4 डालते हैं सल्फोनेशन के लिए H2SO4। तो हमारा यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता था वो होता था HSO4 नेगेटिव, यही होता था ना, HSO4 नेगेटिव H प्लस के फॉर्म में होता था। तो यहाँ पे क्या होता था हमारा, ये पहले स्टेप में हमारा ये फॉर्म होगा। देखो इसमें जो बात बोल रही है ऑर्थोपैरा ना, वो बहुत जगह काम नहीं आएगा। तुमको लगेगा मैम यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं होता था, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता था SO3H होता था पॉजिटिव। यहाँ पे मैं प्रोटोनेट करा रही हूँ उसको, प्रोटोनेट करा रही हूँ मतलब देखो यहाँ पे जो फॉर्म होता है वो होता है NH3। यहाँ पे जो H प्लस है, कॉन्क H2SO4 का जो एक H प्लस है वो यहाँ पे जाके प्रोटोनेशन कर रहा है। NH2 था ना, तो यहाँ पे NH3 प्लस फॉर्म हुआ, और जो ये बचा हुआ HSO4 नेगेटिव है वो यहाँ पे बगल में लगा रहता है, HSO4 नेगेटिव। ये वो एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट भी तुम बोल सकते हो। क्या बोला मैंने? सल्फोनेशन कैरी आउट करने की हम कोशिश कर रहे हो। ये बिल्कुल रेगुलर वे में नहीं चलता, जैसे पहले चलते थे ना कि SO3H अटैच कर दीजिए मैम यहाँ यहाँ, वैसे नहीं होता है शुरू स्टेट में। इसीलिए इसके सारे रिएक्शन को इंडिविजुअली तुमको स्टडी करना पड़ेगा। ऑल्दो ये ऑर्थोपैरा डिटेक्टिंग ग्रुप होता है, लेकिन उसका कुछ काम नहीं है ज्यादा, अप्लाई कहाँ हो रहा है, हर केस में तो कुछ अलग ही फॉर्म कर रहा है। कॉन्क H2SO4 ये है हमारे पास। तो इसमें क्या होता है कि H प्लस का सोर्स है, तो इसमें ना पहले ही प्रोटोनेशन हो जाती है, यहाँ पे NH3 प्रोटोनेशन हो जाती है, तो NH3 अब ये कहाँ जाएगा भैया, ये भी यहीं पे बगल में ही रहता है HSO4 नेगेटिव। ये हमारे, इसको हम बोल देते हैं एनिलीन हाइड्रोजन सल्फेट, एनिलीन हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे ही हम इसको हीट करते हैं तो क्या होता है, यहाँ से जो हमारा पानी है, यहाँ पे भी एक H ग्रुप है, यहाँ पे भी ऑर्थोपैरा रिएक्टिंग ग्रुप का यहाँ पे क्या होता है रोल अभी में समझ आ जाएगा। यहाँ पे हमारा वापस से ये फॉर्म होता है, और यहाँ पे ये SO3H, SO3H यहाँ से निकला, H2H H और O। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे इसका मैकेनिज्म हम लोग बाद में देखेंगे, आज नहीं देखेंगे इसका मैकेनिज्म। इसमें क्या हो रहा है कि सल्फोनेशन में जब हम पहला स्टेप में कॉन्क H2SO4 डालते हैं तो जो इसका प्रोटोनेशन होता है और हमारे पास कहानी होती है ये, जैसे ही हम दूसरे स्टेप पे इसको हीट करते हैं, थोड़ा सा हीट देते हैं, तो क्या होता है पानी निकल जाता है, और जो ये SO3H है ये पूरा का पूरा यहाँ पे लग जाता है। पानी निकल रहा है, कैसे निकल रहा है, H एक H प्लस यहाँ से जाएगा, एक H प्लस यहाँ पे सब्सटीट्यूट हो रहा है वो, और सल्फोनिल का एक ऑक्सीजन। ये मैकेनिज्म में समझ आएगा कि निकल कैसे रहा है। कौन कौन निकला, NH3 का एक H, तभी NH2 बचा, एक H यहाँ से निकला है, O यहाँ से निकला है, और जो हाइड्रोजन को यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया, यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, तो SO3H यहाँ पे आके जुड़ा है, यहाँ पे अब फॉर्म हुआ है हमारा इलेक्ट्रोफाइल जो कि है SO3H प्लस, यहाँ पे ये हीट करने के बाद। तो ये दूसरे स्टेप में यहाँ लगता है, यहाँ पे फिर से स्टेरिक रीजन और ये सब के कारण नहीं होता है, पैरा में होता है, पैरामिनो सल्फोनिक एसिड यहाँ पे बना है। इसको रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं, यहाँ पे रीअरेंजमेंट हुई है, एक तरीके से रीअरेंजमेंट हुआ है। तुम लोग सोचोगे कि मैम यहाँ से ये HSO4 यहाँ पे कैसे आ गया, एक प्रकार से ये रीअरेंजमेंट है, रीअरेंजमेंट बोलते हैं इसको, रीअरेंजमेंट। तो तुमको इतना बस याद रखना है कि यहाँ से पानी निकलेगा, और यहाँ पे पैरासल्फोनिक एसिड, ये हमारा पैराबेंजीन सल्फोनिक एसिड फॉर्म हो जाएगा, सल्फोनिक
एसिड। यहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है, याद रखना। सेकेंड स्टेट में क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट। तुम लोग सोचोगे मैम यहाँ पे ही आना था तो यहीं पे पहले में ही आ जाता, ऐसा होता नहीं है। HSO4 नेगेटिव रीअरेंज करते हैं अपने आप को यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट होने के बाद पानी को बाहर निकालती है, तो हमारे यहाँ पे पैरा बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो है वो फॉर्म होता है। और देखना कभी कभी ये पैरा जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, ये भी सिमेट्रिकल रीजन स्टेरिक के कारण पैरा प्रोडक्ट को सब्सटीट्यूट फेवर करता है। NH2SO3H, ये आपस में इक्विलिब्रियम में रहते हैं और यहाँ पे ज्विटर आयन फॉर्म होता है, ये तुम उसमें पढ़ोगे NH3 और यहाँ पे SO3 नेगेटिव, इसको हम ज्विटर आयन बोलते हैं। दोनों ही प्रेजेंट है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही में जब दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, ये तुम उसमें पढ़ोगे बायोमोलिक्यूल्स में ज्विटर आयन क्या होते हैं। तो ये इक्विलिब्रियम में ऐसे रेजोनेट करते रहते हैं आपस में एक दूसरे में, NH3+SO3 नेगेटिव, NH3+SO3 नेगेटिव, ज्विटर आयन ये। तो कभी ये भी फॉर्म कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी लिख सकते हो ये भी लिख सकते हो, दोनों में जब ये प्रोडक्ट है NH3+ और SO3 नेगेटिव तो इसको ज्विटर आयन बोलते हैं। सल्फोनेशन के केस में याद रखना कि सबसे पहले हमारी जो NH3 है उसकी प्रोटोनेशन होती है, बचा हुआ खुचा यहाँ पे लग जाता है। दूसरे स्टेप में जब हम हीटिंग करते हैं तो उसकी होती है रीअरेंजमेंट, और प्रोटोन, एक प्रोटोन यहाँ से एक प्रोटोन यहाँ से जो सब्सटीट्यूट हुआ है वो, और ऑक्सीजन सल्फोनिल ग्रुप का निकल के हमारा H2O बाहर निकलता है, और यहाँ पे हमारा पैराबेंजीन सल्फोनिक एसिड होता है। पैराबेंजीन सल्फोनिक एसिड जो है उसकी वो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है कि उसके पास कैपेसिटी होती है ज्विटर आयन फॉर्म करने की। ज्विटर मतलब दोनों आयंस पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही कंपाउंड में। देखो यहाँ पे ये बायोमोलिक्यूल्स में तुम और अच्छे से पढ़ोगे कि इसमें शिफ्ट होते रहता है बार बार, जैसे कि होता है ना। तो ये भी एक तरीके से है सल्फोनेशन। इसका मैकेनिज्म आज नहीं बता सकती मैं, यहीं पे चैप्टर मतलब चैप्टर नहीं, इसके बाद एक दो टॉपिक और है। डाइएजोनियम सॉल्ट कपलिंग रिएक्शन डाइस वाला, वो कल करेंगे हम, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज का यही था। क्लियर है? किसी को डाउट है तो बताओ। अभी अभी वाले पोर्शन में ब्रोमिनेशन क्लियर है, हैलोजिनेशन मतलब, एसिटाइलेशन क्या होती है, सल्फोनेशन में क्या होता है। देखो अब तुमको याद रखनी पड़ेगी चीजें। अब तुम सोचोगे कि मैम हमको तो पता है कि पैरा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है तो हम तो डायरेक्ट SO3H लगा दे। गलत करके आओगे एग्जाम में, गलत करोगे। ऐसे हर जगह नहीं होता है पॉसिबल। केमिस्ट्री में यही है कि पहले रिएक्शन होता है उसके बाद मैकेनिज्म आता है। अब तुम कुछ और एक्सपेक्ट तो कर रहे थे, ठीक है बहुत बढ़िया, लेकिन हुआ कुछ और है। तो उसके लिए कोई यहाँ पे रीअरेंजमेंट होती है, ये मैकेनिज्म में तुम देख सकते हो। मैकेनिज्म में आज डिस्कस नहीं करूंगी, यही पे आज का टारगेट इतना ही था मेरा। इससे आगे जो है वो कल का पोर्शन है, वो हम कल डिस्कस करेंगे। हम लोग देखेंगे कि ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन रिएक्शंस नहीं देते हैं अमीन्स। कल के चैप्टर्स में हम देखेंगे कि व्हाई अमीन्स डू नॉट गिव फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन रिएक्शन। प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, प्रिपरेशन ऑफ डाइएजोनियम क्लोराइड कपलिंग रिएक्शन, डाइज, ये इतना बचा हुआ है। डाइएजोनियम के जितने भी रिएक्शंस है वो बचे हुए हैं। और फिर इसके में बचा है कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन नहीं होता है, क्यों नहीं होता है एनिलीन में, वो बात हम डिस्कस करेंगे। बस इतना सा बचा है। डाउट नहीं है तो लीव कर सकते हो, क्लास खत्म हो गई है। हाँ मैंने देखा था, इसीलिए मैंने कुछ नहीं बोला था। सार्थक, चिल, आई एम नॉट जजिंग यू। किसको लिख रहे थे वैसे तुम? हर्षिता और अल्फिया ही है यहाँ। लैपटॉप